देखिए 10 डेज का जो समर कैंप था, इसमें सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग वे से आउटपुट मिला है। कुछ बच्चों ने सच में इस कैंप को काफी एंजॉय किया, और कुछ स्टूडेंट्स थे जो स्टार्टिंग में हेजिटेट हो रहे थे कि नहीं ये बोर है, डेली मेरे 2 आवर्स स्पेंड हो रहे हैं, राइट। तो उन स्टूडेंट्स ने बाद में काफी अच्छे से वर्कआउट किया और वो अभी सेटिस्फाइड है। मुझे लगता है सेटिस्फाइड होने का सबसे इंपॉर्टेंट एक ही वजह थी, डेली टेस्ट। अगर डेली टेस्ट नहीं रहती थी तो 100% एक प्रॉब्लम आता था कि वहां पर स्टडी नहीं होती थी और पता नहीं चलता था कि हमें वो टॉपिक कितना समझ में आया या नहीं आया। तो आज की मीटिंग में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, बेनिफिट ऑफ समर कैंप। सच में आपको इस पार्ट का बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है 10 डेज में, क्योंकि लगभग स्टूडेंट ने 20 आवर्स यहाँ पर स्पेंड किए। रोल ऑफ पेरेंट्स इन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑफलाइन से सडनली हम ऑनलाइन के ऊपर चले गए, नॉट हम, स्कूल ऑल ओवर वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम अभी ऑनलाइन हो चुका है। थर्ड, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, और एक पार्ट है जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। ओके, फर्स्ट पार्ट, समर कैंप जो हमने लिया था, काफी सारे पेरेंट्स हमने देखे वो स्टार्टिंग से ही वर्कआउट करते हुए ध्यान देते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में क्या है, और वहां पर डेली एनालिसिस होता है। तो हमने क्लासरूम में कम से कम 15 डेली 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 क्वेश्चंस लिए, बट स्टिल हमने ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस का एक एवरेज निकाला है। तो क्लासरूम टीचिंग में हमने 100+ क्वेश्चंस लिए। मेरे हिसाब से जिन स्टूडेंट्स ने सिंसियरली से वर्कआउट किया है, पेपर पे नोट डाउन किया है, उनके एटलीस्ट 20+ पेजेस फिलअप किए होंगे। कोई स्टूडेंट शेयर कर सकता है कि उसके एटलीस्ट, क्लास वर्क की बात कर रहा हूँ, जब निखिल सर आपको टीच कर रहे थे तब, या मैंने भी कोई पार्ट आपको टीच किया था, तो आपके कितने पेजेस एटलीस्ट फिलअप हुए होंगे। काफी सारे स्टूडेंट मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं, एबैकस, वैदिक, इन दो चीजों की वजह से बच्चों को मेंटल कैलकुलेशंस की काफी आदत हो गई। बट जनरली मैथ्स ये पेन और पेपर का कॉन्सेप्ट है, जहां पर पेन और पेपर ये दोनों भी चीजें कंपलसरी है, राइट। सॉल्व इन नोटबुक, क्योंकि टीचर्स जब राइट डाउन कर रहे थे बोर्ड पे, तभी आपको राइट डाउन कर कर आपको सॉल्व करना था। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट को करना चाहिए था। सेकंड पार्ट, और कुछ स्टूडेंट्स के तो हार्डली 4 पेजेस, 5 पेजेस या बिलो 10 पेजेस फिलअप हुए। इसका मतलब लाइव क्लासेस में उन्होंने सच में अटेंशन नहीं दिया है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं। 10 पेजेस तो पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट 20 पेजेस चाहिए, जहां पर 100 क्वेश्चन हमने किए। अदरवाइज उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस मेंटली किए होंगे। ऐसे फिर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके हार्डली 5 to 10 पेजेस फिलअप हुए होंगे। नेक्स्ट, हमने डेली एक वर्कशीट भेजते थे 10 क्वेश्चंस की, जो हम टीच करता था। देखिए, वर्कशीट उसके ऊपर आती थी जो टीच किया जाता था, कोई भी अनवांटेड क्वेश्चंस उसमें नहीं आता था। तो सेकंड रिवीजन हम उसे कहेंगे, तो वो असाइनमेंट टैब में सबमिट करनी थी। तो मेरे हिसाब से हमने क्वेश्चंस राइटिंग के लिए तो नहीं कहा था, बट क्वेश्चंस के आंसर्स हमने राइटिंग करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 10 पेजेस फिलअप होने चाहिए थे, एटलीस्ट। ये 20 और ये 10 दोनों मिलकर 30 पेजेस एटलीस्ट होने चाहिए थे। जिनके 30 क्वेश्चन पेजेस हुए, तो पेरेंट्स आप समझ सकते हो, सिर्फ पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या राइट डाउन किया है वो तो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। या ये बच्चे जो है 4, 5, 6 स्टैंडर्ड के हैं, इनका मैथ्स इतना हार्ड नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस आप भी वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो सॉल्व इन नोटबुक एंड सबमिट इन असाइनमेंट टैब, इसका रिकॉर्ड हमारे पास भी आया है। बट काफी सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की नहीं और सबमिट भी नहीं की। आई डोंट नो, मेडिकल इमरजेंसी है तो बात अलग है, बट अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी तो 100% सबमिट करनी चाहिए था। ओके, और एक हमने डेली ऑनलाइन टेस्ट ली, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट कहेंगे, एमसीक्यू टेस्ट। ओके, डेली कुछ बच्चे 2 मिनट्स में सॉल्व करते थे, कोई 7 मिनट्स, कोई 10 मिनट्स। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं था, वापस स्कोर इंपॉर्टेंट था। और बाद में बच्चों को पता चलता था कि मैंने कौन से क्वेश्चंस करेक्ट किए और कौन से रॉन्ग किए, एक 4 o'clock के बाद उन्हें पता चलता था। तो इस तरह से आप इमेजिन नहीं करोगे, 300+ क्वेश्चंस बच्चों ने 10 डेज में किए। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी और आपके बच्चों की, आपसे भी ज्यादा आपके बच्चों की, जिन्होंने सिंसियरली ये प्रोग्राम किया। 10 डेज में 300 क्वेश्चन, नॉट अ जोक। सच में पैंडेमिक सिचुएशन में, बोरिंग एटमॉस्फेयर में, निगेटिव एटमॉस्फेयर में 300+ क्वेश्चन, यानी डेली 10, 30+ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किए हैं। तो प्लीज, बाजू में अगर आपके बच्चे तो अप्रिशिएट कीजिए
जिन्होंने किए उनके लिए, जिन्होंने नहीं किए उन्हें प्लीज अप्रिशिएट मत कीजिए, राइट। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया समर कैंप में। हमने एडमिन की साइड से कॉल भी करने लगा था, लगभग काफी सारे पेरेंट्स इसमें सेटिस्फाइड थे कि हमने एक बेसिक पार्ट कंप्लीट रिवाइज करा दिया, और 10 days में कैसे 5 टॉपिक्स और 6 टॉपिक्स कवर होता है उसका एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। सबसे बड़ा रोल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, मुझे कोई पेरेंट शेयर करेंगे चैट बॉक्स में स्मॉल में 1 लाइन में कि ऑनलाइन में पेरेंट्स का रोल बढ़ गया है कि ऑफलाइन में पेरेंट्स का रोल ज्यादा था। मैं पिक एंड ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों की तरफ अटेंशन देने का या फिर उनसे डिस्कस करने का या फिर बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ इन्वॉल्व होने का। तो अभी आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है। आप इंक्रीज डिक्रीज भी लिख सकते हो। ऑनलाइन में बढ़ गया है या यस, सच में काफी रोल बढ़ गया है, बट काफी सारे पेरेंट्स का रोल कम हो गया है। क्यों? वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्या चल रहा है, वो खुद इतना एक्सपर्ट है। और एक चीज तो काफी कॉमन होती है सब जगह पेरेंट की साइड से, वो हमसे ज्यादा होशियार है लैपटॉप में, मोबाइल में, सब चीजें हैंडल करने में। तो हम क्या ध्यान दें? लैपटॉप प्रोवाइड कर देना, डेस्कटॉप प्रोवाइड कर देना, मोबाइल प्रोवाइड कर देना, इट्स नॉट मीन दैट पेरेंटिंग। वहां पर आपको क्या चीजें हमें लगता है कि जो होनी चाहिए थी, और जिन पेरेंट्स ने किया लास्ट ईयर 2020-21 में लगभग 300+ स्टूडेंट्स को हमने ऑनलाइन कोच किया, तब कुछ पेरेंट्स के स्टूडेंट्स के जब ऑनलाइन में भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आए तो उसके पीछे कुछ फाइंडिंग्स हमें पता चली। फर्स्ट फाइंडिंग थी, देखिए एक पापा है, गलती हो गई यहाँ पर, हमने पापा का फोटो लिया, जनरली मदर का लेना चाहिए था। सेम मेरे साथ भी ऐसे होता है, मदर सबसे ज्यादा ध्यान देती है एजुकेशन की तरफ, बट ऐसा नहीं है, पापा भी पिलर होते हैं, इसलिए पापा का फोटो लिया। यहाँ पर आप एक चीज अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है पता है, ये पापा क्या कर रहे हैं, वो ठीक है समझा रहे, वो बात अलग है, बट यहाँ पर टास्क था नोटबुक चेकिंग। आपको दिख रहा है मैं क्या कुछ राइटिंग कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है? यस, नोटबुक चेकिंग। कितने पेरेंट्स सच में नोटबुक चेक करते हैं? सच में बताओ, नोटबुक चेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? ऑफलाइन में टीचर टीच करते थे और ध्यान देते कि उसने राइटिंग किया कि नहीं किया। ऑनलाइन में टीचर को कोई स्कोप नहीं है। आई एम ऑडिबल? क्योंकि मेरे पास 100% मैंने वॉल्यूम किया है। ओके हाँ, तो नोटबुक चेकिंग ये काफी कंपलसरी टास्क है, और मुझे लगता है पेरेंट्स ने डेली नहीं बट वीकली तभी चेक करनी चाहिए नोटबुक्स। बट वीकली में से कभी टाइम मिल जाए तो आप वीकली के 2 पार्ट्स भी कर सकते हो, 3 days और 7 days। और नोटबुक चेकिंग के लिए कितना टाइम लगता है फ्रैंकली बताऊं तो 10 to 15 minutes। ओके अगर आप हाँ 1 month की चेक करोगे तो 15 minutes में पॉसिबल नहीं है। आप वीकली या वीक के 2 पार्ट करते हैं 3 days और 4 days में, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको 10 to 15 minutes टीवी देखते देखते हुए भी या व्हाट्सएप के स्टेटस देखते देखते भी आप चेक कर सकते हो। इतना सिंपल टास्क है नोटबुक चेकिंग, क्योंकि उनके हैंड राइटिंग से पता चल जाता है। और दूसरी चीज, डेली कितने क्वेश्चंस होते हैं इसका तो आप लॉजिक लगा ही सकते हो। सेकंड वाला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी पेरेंट्स ने बच्चों को कोई सेपरेट मोबाइल प्रोवाइड किए हैं, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। देखो टेक्नोलॉजिकली वाइज आपको भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे देखे गए ऑनलाइन में, क्लास स्टार्ट हो जाता है, वो हाय हेलो कर देते हैं और बाद में सडनली गायब हो जाता है लेक्चर में से। टीचर्स को पता नहीं चलता, क्योंकि टीचर्स कंटिन्यू अगर उनके ऊपर वर्कआउट करते रहेगा तो टीचिंग क्या करेगा, और वो दूसरी विंडोज में कुछ अलग चीजें करते हैं, चाहे वो गेम्स खेलना हो या फिर अदर एक्टिविटी क्यों ना हो। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे गए, आउट ऑफ 100 20% 25% केसेस ऐसी है। तो यहाँ पर एक हिस्ट्री बोलकर एक पार्ट होता है ब्राउजर में, हिस्ट्री चेकिंग करते आनी चाहिए। आप यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दीजिए, हाउ टू चेक हिस्ट्री इन क्रोम ब्राउजर, जो भी ब्राउजर स्टूडेंट्स यूज करते हैं। ओके सफारी करता हूँ आईपैड पे, तो वो आप चेक कर सकते हो। हिस्ट्री मोबाइल पे भी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, हमें हमारे बच्चों के ऊपर ट्रस्ट 100% है। बट क्या होता है ना, ऑनलाइन सिस्टम में डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत सारे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री चेकिंग करते आनी चाहिए। ओके क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड कितना इंपॉर्टेंट ईयर है। हमने एक स्टूडेंट से, अभी एक पेरेंट्स ने बात की, लगभग 2 months के बाद हमारी बात हुई।
और वहां पर एक चीज पता चली कि हमने ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सुना होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो। ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर हमने 20+ लेक्चर्स लिए। 20+ लेक्चर्स को अगर हम बात करें तो लगभग वहां पर 30 या 40 पेजेस फिलअप होने चाहिए थे, उतने क्वेश्चन हमने लिए थे। उस स्टूडेंट से हमने गूगल मीट किया पेरेंट के साथ प्रोग्राम हो जाने के बाद, तो उसने कहा कि मेरी सब कुछ नोटबुक कंप्लीट है, सब कुछ है। फिर हमने जस्ट कहा कि आप ओपन कर बताओ कैमरा के सामने, तो उसका सिर्फ 1 पेज फिलअप था। कितना? 1 पेज। और उन पेरेंट्स को भी उस बच्चे के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस था कि नहीं सर, वो सब कुछ ठीक कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उनके ऊपर से ट्रस्ट निकाल देना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, बट शेयरिंग जरूर करना चाहिए कि जस्ट हमें चेक करने दो। ओके, तो हिस्ट्री चेक करते आनी चाहिए और नोटबुक चेकिंग, ये 2 ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ऐसा मुझे लगता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क, काफी बार ऑनलाइन में कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए फेल्यूर आ रहा है, और समटाइम्स सक्सेस भी आ रहा है। तो कितने टाइम्स आप आपके बच्चों के साथ फेल्यूर के साथ खड़े रहते हो कि सक्सेस के साथ? आपको क्या लगता है किस टाइम सबसे ज्यादा बच्चों को जरूरत होती है? जब वो फेल होते हैं तब कि सक्सेस होते हैं तब? 2-3 पेरेंट्स चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मुझे मालूम है मैक्सिमम पेरेंट्स का रिप्लाई फेल्यूर ही आएगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ फेल्यूर के टाइम ही सपोर्ट में थे। और मुझे लगता है कि यस, सक्सेस तो सब साथ में देते हैं, पड़ोस वाले भी कहते हैं बहुत अच्छा किया, बट फेल्यूर के टाइम सपोर्ट कोई नहीं करता, काफी कम करता है। तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फेल्यूर में ज्यादा सपोर्ट कीजिए। कभी 10 मार्क्स में से 2-3 मार्क्स आते हैं तो ये मत कहिए कि क्यों आए हो, फाइंड आउट कीजिए कि उसने उसके पीछे वर्कआउट किया था कि नहीं किया था। बट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे और एक चीज लगती है फेल्यूर के टाइम, उसके फाइंडिंग्स करना बहुत जरूरी है। फाइंडिंग्स, अदरवाइज क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस फेल्यूर ही आ रहा है, तो आप हमेशा फेल्यूर में सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए फाइंडिंग जरूरी कि फेलियर क्यों आया, क्या रीजन था, टीच नहीं किया गया था, वो पार्ट समझा नहीं था, तो ये भी चीजें आपको फाइंडिंग्स करना जरूरी है। लास्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे, लास्ट फोटोग्राफ में यहाँ पर एक मदर विश्वा एजुकेशन को कॉल कर रही है और पूछ रही है कि 10 डेज में आपने जो भी पार्ट पढ़ाया है उसके बारे में आप रिव्यू दे सकते हो क्या, मेरे बच्चे के बारे में, उसने कितनी एग्जाम्स दिए है, कितनी असाइनमेंट सबमिट किए हैं। ओके, तो यस, सही कहा सोनी, डॉक्टर सोनी जो शेयर कर रहे हैं, एनालिसिस मिस्टेक्स एंड देन टेक प्रॉपर एक्शन। मिस्टेक्स फाइंड आउट करना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, कंटिन्यूअस फेलियर आ रहा है और हम सिर्फ सपोर्ट करते जा रहे हैं, ऐसी भी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, एक हद तक होनी चाहिए। यहाँ पर पेरेंट्स ने फीडबैक लेना चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो, स्कूल का फीडबैक ले रहे हो या क्लासेस का ले रहे हो। काफी कम पेरेंट्स कॉल करते हैं एडमिन डिपार्टमेंट को या कंसर्न टीचर्स को कि सर 5 डेज के बाद भी उसे दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन है क्या? क्या होता है ना, टीचर्स को भी कुछ चीजें आपसे शेयर करनी होती है या एडमिन डिपार्टमेंट को, बट जरूरी नहीं, पॉसिबल नहीं कि हर टाइम सभी टाइम पॉसिबल हो कि वो आपको कॉल बैक करे। आप भी कभी कॉल कर लेते हो तो एक समझ में आ जाता है कि उसके बारे में हमें फीडबैक क्या देना है जो सच में। कभी कभी वेरीफाई भी करते आना चाहिए फीडबैक, जो स्टूडेंट्स कह रहा है वो, और जो क्लासेस का ओपिनियन है वो, या फिर स्कूल का जो ओपिनियन है। जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन पैंडेमिक में क्लासेस ही लगाओ, मैं स्कूल की भी बात कर रहा हूँ। तो ये 4 रोल मुझे लगता है पेरेंट्स के काफी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसे हम फॉलो अप कहते हैं, फॉलो अप। ओके, ये 4 फाइंडिंग्स जो हमें लगी। तो अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे होंगे या कुछ चीजें कर रहे होंगे तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, और कुछ चीजें अगर आपसे मिसिंग है तो 1 जून कल से स्टार्ट हो रहा है एकेडमिक ईयर, हम ऐसा पकड़ कर चलते कि जून ये एकेडमिक ईयर होता है, राइट, जून टू मार्च। तो आप जून से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2021-22 भी शायद 70% ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन ही जाएगा, ऑफलाइन के चांसेस कम है। ऐसा सब जगह एक एटमोस्फेयर अभी क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई। तो पेरेंट्स का रोल क्या है? पेरेंट्स का रोल का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आपने अमेजोन पे एक मूवी देखी होंगी साइना नेहवाल, तो आपको पता चलेगा कि रोल ऑफ पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, कोच का तो रोल होता ही है, जहां पर भी आप कोचिंग के लिए जाते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, स्टडी हो, या कोई भी पार्ट क्यों ना हो, कोच अपना वर्क करता है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ पेरेंट्स। आपको क्या लगता है साइना नेहवाल किस वजह से बनी? यस, कोच के तो वजह से बहुत बड़ा रोल था, बट उसके पीछे थॉट प्रोसेस किसका था? आपने देखा है मूवी? कुछ पेरेंट्स ने देखा है? अगर देखा होगा तो प्लीज 2-3 पेरेंट चैट बॉक्स में डाल सकते कि यस।
अमेजोन पे है, बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो। प्राइम पे सक्सेस स्टोरीज कैसी बनती है एट द एज ऑफ 9, कितनी थी उसकी एज, और आपके बच्चों की जनरल एज क्या है। माई फादर वुड टेक मी टू द स्टेडियम एवरी डे, स्कूटर के ऊपर वो डेली 25 किलोमीटर पिक करते थे और ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी करते थे और वहां पर रुकते थे। तो ये सैक्रिफाइस, किसी ने सैक्रिफाइस किए बगैर नेक्स्ट जनरेशन को उसका बेनिफिट नहीं होता। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। साइना नेहवाल ऐसे ही नहीं बनी, उसके पीछे उसके पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल था। तो रोल ऑफ पेरेंट्स प्लीज फाइंड आउट कीजिए, नॉट मदर फादर, दोनों का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगह। ओके, और मदर तो पैशनेट थे साइना के, वो खुद बैडमिंटन के प्लेयर थे। तो ये चीजें थी। तो लाखों बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, बट यही क्यों सक्सेसफुल हुई, तो उसका रीजन था रोल ऑफ पेरेंट्स। ओके, ऐसा नहीं है सभी फैक्टर्स है, बट रोल ऑफ पेरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट था उस सभी चीजों में। ये कोट आप पढ़ सकते हो, इस कोट में क्या कहा है उसने, साइना नेहवाल ने। ओके, देखिए आपके बच्चे जो किस एज के, कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है। मुझे लगता है पर 4, 5, 6 के स्टूडेंट्स हैं जिनका एज 9 ईयर्स, 10 ईयर्स और 11 ईयर्स है, राइट। तो आपको नहीं लगता आपके बच्चों का राइट एज आ गया है जहां पर वर्क करने की का टाइम आ चुका है पेरेंट्स का, कि अगर आप एक राइट डायरेक्शन में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे तो सक्सेसफुल स्टोरीज जो आपको चाहिए 25 के बाद, 25 to 35 इस एज में तो मिल सकती है, बट उसके लिए स्टार्टिंग तो अभी से ही करनी होगी। काफी सारे पेरेंट्स को लग रहा है, आप जब फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में डिस्कस करते हो, कॉम्पिटिटिव का क्लास लगाया, ओलंपियाड लगाया, फाउंडेशन लगाया, या फिर और भी कुछ चीजें आप शेयर करते हो, बैडमिंटन का एक्स्ट्रा क्लास लगाया, सेपरेट कोच लगाया, तो आपको कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि इतने अर्ली एज में उसकी नीड है क्या। यस, अगर इतने अर्ली उस एज में की नीड नहीं होती तो चाइना सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक्स में लेकर नहीं जाता था। हमारे इधर हम काफी लेट स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली स्टार्टिंग एज यही है 9, 10, 11 एज, जहाँ से बच्चों को एक मैच्योरिटी आती है और यहाँ से आप एक प्रॉपर डिसीजन लेकर उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकते हो, ऐसा हमें लगता है, राइट। तो ये था रोल ऑफ पेरेंट्स। और एक पार्ट रह गया जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, फाइंड बेस्ट काउंसलर एप्टीट्यूड टेस्ट। काफी सारे पेरेंट्स को एक ही कंफ्यूजन है कि सर वो बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, राइट, आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, थाउजेंड्स ऑफ करियर है, करेक्ट, बट क्या बनेगा ये इतने अर्ली भी फाइंड आउट करना थोड़ा सा नहीं तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। बट उस एंगल से हम प्रिपरेशन तो कर सकते हैं। आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बच्चों के जब तक फाइंड आउट नहीं होंगे तब तक आपको डिसाइड करते नहीं होगा कि वो कहाँ पर बेस्ट कर सकते हैं। जब तक आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है तब तक आप ओवरऑल वर्कआउट कीजिए कंप्लीट पर्सनैलिटी के ऊपर, और जब आपको लग रहा है कि नहीं यार कि ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसको आप ज्यादा टाइम उसमें इन्वॉल्व रहने की कोशिश करा सकते हो। ओके, अभी साइना नेहवाल को बैडमिंटन खेलना था तो डेली 4 आवर्स से 5 आवर्स प्रैक्टिस करती थी। किसकी करती थी, बैडमिंटन की करती थी, करेक्ट। वो स्टडी करती होंगी शायद 1 और 2 आवर्स, क्योंकि उसको पता था कि मुझे करियर किसमें करना है। तो कुछ पेरेंट्स का अगर रिवर्स क्वेश्चन है कि सर मैं स्पोर्ट्स में करियर करना है, तो ऑब्वियसली आप 4 आवर्स वहां पर स्पेंड करने लगा, ये 3 to 4 आवर्स, और 1 और 2 आवर्स आप स्टडी में स्पेंड आउट करने लगे 2 आवर्स, इतना तो 24 आवर्स में टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि हमें करियर स्टडी में ही करना है तो आप 4 आवर्स स्टडी के ऊपर स्पेंड कीजिए और 1 और 2 आवर्स स्पोर्ट्स की तरफ, वाइस वर्सा, रिवर्स, इस वे से आप जा सकते हो। सो सिंपल, इतना तो हार्ड है ही नहीं, राइट। ये था सेकंड पार्ट, रोल ऑफ पेरेंट्स। फर्स्ट पार्ट हमने देखा समर कैंप का बेनिफिट सच में क्या था, कितने क्वेश्चंस हमने लिए थे उसके बारे में था। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए, रोल ऑफ पेरेंट्स, और उससे मैजिक होता है क्या, यस होता है। थर्ड पार्ट, आपको क्या लगता है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम सच में अच्छा है कि बुरा है अभी जो चल रहा है पैंडेमिक सिचुएशन में, ओवरऑल एक क्या ओपिनियन है। चैट बॉक्स में 2-3 पेरेंट्स रिप्लाई कर सकते हैं, सभी का एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि आप सुनेंगे कि रिप्लाई करेंगे ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, बट एक 2-3 पेरेंट्स का आ गया तो हमें एक ओवरऑल पता चलता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अभी के टाइम में सच में यूजफुल है नहीं है, मेरिट्स, डेमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सभी चीजों के होता है। हमने जो एनालिसिस किया है उसमें 2 पार्ट है जो हमें एनालिसिस हुए हैं। हेलो, आई एम ऑडिबल, कोई चैट नहीं आया अभी तक, एक एटलीस्ट एक तभी पेरेंट्स रिप्लाई कर दे। हाँ,
यस आई एम। हेलो, हाँ, चलो आई एम ऑडिबल। तो इंटरनेट की सॉरी ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इट्स नॉट अ गुड सब्स्टिट्यूट, सब चीजें है पैंडेमिक सिचुएशन में, बट आपको क्या लगता है? पैंडेमिक सिचुएशन में मुझे लगता है बच्चों के लिए संजीवनी है। हाँ, अभी हमें क्लासेस रन करने में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, पिक एंड ड्रॉप बहुत सारी चीजें और दूसरे बच्चों से दूर रखना, क्योंकि पैंडेमिक में हम क्लोज नहीं ला सकते हैं। बट इसे एक्सेप्ट आपको कब तक करना पता है? जब तक पैंडेमिक सिचुएशन है। जैसे ये सिचुएशन एंड हो जाएंगी तब आपको बोलना है कि यार ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। बट जब तक आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में हो, आप इसके बारे में पॉजिटिव बात करो। उसका एक रीजन है, बच्चों के जब भी स्कोर आएंगे वो एक ही कहेंगे, आप ही तो कह रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन में वैसे भी वर्स्ट है। आप ही आपके फ्रेंड सर्कल से बात कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन बकवास है, नहीं होना चाहिए था। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया ऑनलाइन एजुकेशन में। ये 2 इयर्स का जो बैकलॉग क्रिएट होगा ना, इसके सिम्टम्स, इसके प्रॉब्लम्स अभी नहीं, 2 इयर्स के बाद दिखाई देंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, 6 मंथ 3 मंथ्स, पता नहीं कितने दिन तक हम ऑनलाइन अभी सीखेंगे हम या स्कूल, तब तक इसके बारे में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अगर रखेंगे तो फाइनली आपको इसका बेनिफिट ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, आप घर में जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो ऑनलाइन के बारे में, उसी टाइप में एटमॉस्फेयर बच्चा ग्रैब कर लेता है और बोल देता है कि यस, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। और जब भी प्रॉब्लम आता है, स्कोर कम आता है, एक रीजन काफी बार बार बच्चों का आता है, मुझे तो ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। फिर ऑनलाइन में 3 3 आवर्स गेम खेलना, 2 2 आवर्स मूवी देखना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों से कैसे होती है, और वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, स्टडी में कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं होता। हमने कुछ बच्चे को देखा है जिनके स्कोर स्कूल में ऑलरेडी अच्छे थे, जिनका बेसिक फंडास क्लियर था, उन्हें ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा था और ऑफलाइन में भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम किने जा रहा है पता है? जिनका कुछ बेसिक्स पार्ट वीक रह गया, यो स्टडी वाइज स्टडी करते ही नहीं है, काफी कम स्टडी करता है, उन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में सच में दिक्कत आ रही है। क्योंकि उन्हें ऑफलाइन में कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, ऑनलाइन में तो और 2 3 चीजें जो समझ में नहीं आ रही। बट मैं कहूंगा कि नेक्स्ट 6 मंथ, मुझे लगता है दिवाली के बाद या फिर पता नहीं, वो तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, 6 मंथ तक इस चीज को आप पॉजिटिवली देखें, ना कि निगेटिवली। ओके। और रोल ऑफ पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर रोल ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गया ना, तो मैं फ्रेंकली बताऊंगा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अब तक 6 मंथ और ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तक ये कंफर्टेबल है। उसके बाद भले हम ऑनलाइन एजुकेशन आप मत दिलाओ, बट जब तक पेंडेमिक है बच्चों का लॉस मत कराओ। ओके, क्योंकि ये लॉस का इम्पैक्ट अभी नहीं दिखाई देगा, 2 इयर्स के बाद दिखाई देगा। तो इसके बारे में ओपिनियन सबके अलग अलग है, इसके बारे में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो डिबेट इशू जाएगा। वो आपको सोचना है कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है। जब तक पेंडेमिक है तब तक, उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके। एक इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी आप सभी को पता है, मोबाइल का फ्यूचर कब चेंज हुआ। वैसे मैंने दिया है, बट आप सभी को पता है कि मोबाइल का फ्यूचर कब चेंज हुआ। मोबाइल में फीचर्स जब आए तो कब आया? एनीवन? मोबाइल का फ्यूचर चेंज हुआ ड्यू टू एंड्रॉइड। जैसे ही एंड्रॉइड आ गया, वैसे ही ड्रास्टिक चेंज हो गया कंप्लीट वर्ल्ड में और इवन मोबाइल इंडस्ट्री में। तो देखिए, नोकिया हमारे सबके पास था, मेरे पास तो था जब नोकिया था, बट एंड्रॉइड आने के बाद नोकिया ने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं किया। और हालांकि सबसे बड़ा रोल किसका था, सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका था ऑनलाइन में? नोकिया का था। यस, आप इस बात से सहमत हो? बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि ये 7 to 10 years बिफोर की बात है। बट जैसे ही एंड्रॉइड आ गया, नोकिया ने उसको अडेप्ट नहीं किया, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट ना करने की वजह से उसका मार्केट शेयर सडनली डाउन हो गया। और सैमसंग जो सबसे सेकंड या थर्ड पोजीशन पे था, वो 1 नंबर पे जाकर पहुंचा। इसका मतलब मुझे एक ही कहना है, कोई चीज कंसिस्टेंट नहीं है। आपका बच्चा अगर अभी टॉपर है तो ऐसा कोई कंबर्शन नहीं है कि वो थ्रू आउट ग्रेजुएशन तक टॉपर ही रहने वाला है। कोई बच्चे अगर बैक साइड है 8 पोजीशन 10 या 20 25 पोजीशन पे, वो कभी भी कम बैक कर सकता है। आपको डिसाइड करते आना चाहिए, फ्यूचर आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए, और कंसिस्टेंसी आपको रखते आनी चाहिए।
तो ये था फ्यूचर ऑफ मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। और आपको पता है सच में नोकिया बाद में वैनिश हो गया, नहीं दिखा। मुझे लगता है अभी 100 यूजर में से, मोबाइल यूजर में से 2 to 4 यूजर्स नोकिया के रहते होंगे, अदर सारे यूजर्स अदर ब्रांड के हैं। और इसके 8 to 10 ईयर्स पहले नोकिया के 60% यूजर्स रहते थे, 100 में से 60 हैंडसेट्स नोकिया के रहते थे, अभी ओनली 2 to 4 रहते हैं, राइट। और बाद में बदलाव किया, बट बदलाव करने के बाद इतना लेट हो गया कि वो उनकी पोजीशन ग्रैब नहीं कर पाया, तो वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। तो सेम एजुकेशन सिस्टम में अभी चल रहा है, आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ही पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। अगेन हम क्लासेस ले रहे इस वजह से नहीं, कॉम्पिटिटिव क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं कहने से ज्यादा गवर्नमेंट कह रहा है, करेक्ट। उसका सेकंड स्लाइड के ऊपर, 2 स्लाइड के बाद देखेंगे। सबसे पहले सब जगह क्वेश्चन मार्क है कि स्कूल सिलेबस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल सिलेबस जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तब तक आप एडवांस में नहीं जा सकते। क्योंकि स्कूल से हम जो चीजें सीखते हो बहुत सारी है, लर्निंग, राइटिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, लैंग्वेजेस, सभी का डेवलपमेंट स्कूल में होता है। और आपने एक चीज देखी है, जिन बच्चों को 1st to 5th में दिक्कत नहीं है, वो स्कूल में उनका एकेडमिक बेस अच्छा है। ओके, एकेडमिक बेस, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी बच्चों को 90 के ऊपर आता है। एकेडमिक बेस जिन बच्चों का अच्छा है, उन्हें 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम नहीं गया। ओके, 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स उन्हें सच में प्रॉब्लम नहीं गया, और वो थ्रू आउट अच्छे करते रहे, थ्रू आउट, करेक्ट। तो 1st to 5th स्टैंडर्ड एकेडमिक्स बेस जिनका अच्छा था, दैट्स व्हाई स्कूल सिलेबस और उसकी स्टडी सच में इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल सिलेबस ही वीक है तो मैं आपको 100% बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव या फाउंडेशन में वो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे, सच में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो बेस क्लियर करेगा कि एडवांस क्लियर करेंगे, जब तक बेसिक से क्लियर नहीं तो एडवांस क्लियर करने का क्वेश्चन ही नहीं आता। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, अभी भी सर्च कर सकते हो, 2 दिन के बाद भी सर्च कर सकते हो, जो हमने फाइंड आउट किया है, पेपर में भी आके गया। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 के कितने स्टूडेंट्स होंगे। मैं क्यों क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10 स्कूल लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट है, यस और नो। आपको क्या लगता है 1st to 10th स्टैंडर्ड में क्लास 10 को एक वैल्यू है या नहीं है? 100% काफी वैल्यू है, क्योंकि 1st to 9 के परसेंटेज हम सीवी में, बायोडेटा में नहीं लिखते हैं, ना ही किसी को बताते हैं, बट हम क्लास 10th को एक वैल्यू देते हैं और उतना हार्डवर्क करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या 9 तक कोचिंग नहीं लगाते, बट 10th को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, बोर्ड है। और 10th में बोर्ड में अगर अच्छे परसेंटेज आए तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, क्योंकि 12th ये आखिरी टर्न है जहां पर आपको जाना पड़ता है। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है औरंगाबाद बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी सिटी नहीं है, एक मॉडरेट है। ओके, टीयर 2 सिटी है। 73,249 बच्चे 10th के लिए अपीयर हुए। कितना? 73,249 हुए नहीं, होने वाले थे। गवर्नमेंट ने बाय डिक्लेयर सभी को पास कर दिया। तो उसमें स्टेट बोर्ड के कितने स्टूडेंट्स थे औरंगाबाद के? किसी को एक फिगर दिख रहा है? कोई चैट बॉक्स में पुटअप कर सकते हैं? आउट ऑफ 73,249, मुझे ये क्यों बताना जरूरी है उसका मैं 1 मिनट के बाद बताऊंगा। 70 कितना है? 70,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट बोर्ड। कितना परसेंटेज है? आप ही लॉजिक लगा लो, लगभग 90% शेयर स्टेट बोर्ड के बच्चों का है आउट ऑफ 73,249। और सीबीएसई में कितने स्टूडेंट थे क्लास 10 में औरंगाबाद से? यस, मैं मानता हूं कि स्कूल्स काफी है सीबीएसई में, बट स्ट्रेंथ वाइज कम है। वन बैच में नॉट मोर देन 35 स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्स टू मैक्स 40। 2,800 स्टूडेंट सिर्फ क्लास 10 से अपीयर हुए। और आईसीएससी की औरंगाबाद में वैसे भी 3 स्कूल्स हैं जहां पर 394 स्टूडेंट थे। कितना? 394। तो आपको क्या लगता है कौन सा बोर्ड बेस्ट है? मेरे हिसाब से कोई बोर्ड बेस्ट नहीं है, बेस्ट है तो नॉलेज, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो। क्या होता है ना, सभी को अपन, हमने जो बोर्ड चूज किया उसके ऊपर काफी गर्व होता है। हमने तो हमारे बच्चों को सीबीएसई में पुटअप किया क्योंकि सीबीएसई सबसे अच्छा बोर्ड है। आईसीएसई वाले आईसीएसई की वकालत करते हैं, नहीं, आईसीएसई तो सबसे बेस्ट है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का है। ओके, जहां पर हायर लेवल की स्टडी पढ़ाई जाती है। और स्टेट बोर्ड वाले मायूस हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को अपने अपने बोर्ड के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए कि बोर्ड ये एक बेसिक सिंबल है, बाकी सब जो खेल है वो किसका है?
नॉलेज का, क्योंकि मुझे लगता जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आज जो अच्छे पोजीशन पे, मैक्सिमम उसमें से भी 90% पेरेंट्स का स्टेट बोर्ड ही था अप टू 10th। 10, 15, 20% थे जिनका सीबीएसई था, बट 90% का भी स्टेट बोर्ड ही था। तो बोर्ड ऑलवेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका नॉलेज। यस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 17 लाख बच्चे क्लास 10 स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में बैठे थे यानी उतना नंबर है। कितना? 17 lakhs ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र। और सीबीएसई के ऑल ओवर इंडिया में से कितने स्टूडेंट्स हैं? ओनली 18 lakhs। यानी जितने महाराष्ट्र में स्टूडेंट है स्टेट बोर्ड के, उतने ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई के स्टूडेंट्स। तो स्टेट बोर्ड आज भी उतना ही पॉपुलर बोर्ड है। ओके, तो ऐसा बोर्ड वाइज प्लीज डिफरेंशिएट मत कीजिए कि आप आईसीएसई से, सीबीएसई से स्टेट बोर्ड है तो हमें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है सर, उसका ग्रोथ रुक गया है। नो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसी केस स्टडी सभी के पास है, हमारे पास भी और आपको भी पता है। 2 लाख स्टूडेंट सिर्फ आईसीएसई से, ओनली 2 lakhs फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ओके, और एक चीज मुझे बतानी थी, आपके बच्चे 4 years के बाद 10th में जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है औरंगाबाद में से 73,000 ही अपीयर करेंगे? इसमें कुछ इंक्रीज या बढ़ सकता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? इंक्रीज होंगे 73,000 के? यस, क्योंकि इंडिया को सबसे बड़ा वरदान जो मिला है वो पॉपुलेशन का मिला है। ओके, और ये 73,000 का 90,000 100% होगा। और ये सिर्फ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। महाराष्ट्र में 25 लाख बच्चे सिर्फ क्लास 10 करेंगे। इंडिया में कम से कम 3 to 4 करोड़ बच्चे रहेंगे, 3 to 4 करोड़। सोचिए कंपटीशन किस लेवल पर बढ़ रही है। हम डरा नहीं रहे, रियलिटी बता रहे हैं। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें 5+3+3+4 का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि 2022 ये लास्ट ईयर है क्लास 10th का, जहां पर बोर्ड कॉन्सेप्ट है। 2023 से 10th का बोर्ड निकल जाएगा और परसेंटेज की वैल्यू एंड। वैसे भी परसेंटेज की वैल्यू आज भी नहीं है, क्योंकि अपने टाइम 85-70% काफी माने जाते थे 10th में। अभी पड़ोस वालों को अगर 95 भी परसेंटेज आते हैं तो हम कहते हैं कम है, क्योंकि पेपर में जो आता है वो 99.99 का स्टूडेंट्स रहते हैं। करेक्ट? तो 10th बोर्ड की जो वैल्यू है वो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, ये 2 years के बाद वैसे भी नहीं रहेंगी, डायरेक्टली क्लास 12th। ओके, और 9, 10th, 11th और 12th ऐसा एक कॉम्बो प्रोग्राम आएगा जहां पर कोई भी चीज की स्पेशलिटी 9 से ही स्टार्ट होंगी। अभी से अडेप्टेशन करने के लिए स्कूल को कितना टाइम लगेगा वो सेकेंडरी पार्ट है, बट ये पार्ट कंफर्म है कि बोर्ड कैंसिल होने वाला है 2 years के बाद। तो आपको क्या लगता है, बोर्ड अगर कैंसिल हो गया तो वैल्यू किसके लिए ऊपर आने वाली है, किसके ऊपर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा? 100% एंट्रेंस एग्जाम, 100%। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, सेकंड थॉट है ही नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम होने वाली नहीं है। राइट? अभी पैंडेमिक सिचुएशन में भी क्लास 12th को कहा जा रहा है कि रिटर्न पेपर नहीं लेंगे बट एमसीक्यू पेपर लेंगे, क्योंकि सारी दुनिया एमसीक्यू पर जा रही है। उसका एक बेसिक एडवांटेज एमसीक्यू का क्या है वो हम देखेंगे। बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है, साइंस स्टूडेंट म्यूजिक या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी ले सकता है, फिजिक्स कॉमर्स वाला फिजिक्स भी सीख सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और आपके बच्चे फॉर्चुनेट है कि उनके टाइम ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, 2 years में काफी हद तक इम्प्लीमेंट होने वाला है। ओके, अभी आ जाते हैं लास्ट पार्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सिर्फ क्लासेस वाले या फिर कोटा वाले ही इसे प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए सबका, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है? नेवर। उसका एक रीजन ऐसा है, क्योंकि कोई भी करियर क्यों ना हो, पहले परसेंटेज के ऊपर वर्कआउट किया जाता था, अभी परसेंटेज के ऊपर वर्कआउट नहीं किया जाता, अभी कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर वर्कआउट किया जाता है। और सब जगह एक ही फॉर्मेट है। एलआईसी का एडवाइजर भी बनना है ना, आपको रिटर्न पेपर पहले देना पड़ते थे, अभी रिटर्न नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर देना पड़ता है। आईआईटी जेईई, नीट, कैट, एमपीसी, यूपीएससी, बैंकिंग, आरबीआई, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इवन सैट का पेपर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में होता है। क्यों होता है, क्या रीजन है? एमसीक्यू फॉर्मेट क्यों इतना पॉपुलर हो गया है? द रीजन इज दैट हार्ड पैटर्न है कंपेरेटिव विथ रिटर्न पैटर्न। हार्ड कैसे? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्ड है। हाँ, टिक करना आसान है, काफी आसान है, राइटिंग स्किल एंड हो गई है, बट टफेस्ट पार्ट है
कि कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूं, क्योंकि आउट ऑफ 4 सभी ऑप्शन इतने क्लोज है, ऐसा लगता है कि ऑल ऑप्शंस है या फिर एक भी ऑप्शंस नहीं है। तो ये टफेस्ट पार्ट है। इंस्टेंट रिजल्ट आता है। आप देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट काफी जल्दी आता है, और आजकल ऐसे ऐप आ गए कि आप सबमिट कर दो तो आपको पता चलता है कि कितने मार्क्स है, और 100% एक्यूरेसी है, टीचर का एरर नहीं है। काफी बार हमने सुना है कि पेरेंट की तरफ से जब स्कूल में एक पार्ट वो बार बार दोहराते हैं, सर उसे कम मार्क्स देते हैं स्कूल वाले, क्यों? हमारा एक बार स्कूल के साथ झगड़ा हो गया। कॉम्पिटिटिव में ऐसा होता है क्या? नहीं, नेवर, कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि स्कूल में वेरिएशन आ सकते हैं मार्क्स में, मार्किंग सिस्टम में, क्योंकि रिटर्न पेपर में चेंजेस होते हैं, लैंग्वेजेस सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए एमसीक्यू पैटर्न सब जगह काफी पॉपुलर है। अभी आपने करियर डिसाइड किया, आप 5-6 स्टूडेंट बता सकते हो आपने क्या टेंटेटिव करियर डिसाइड किया है, या पेरेंट बता सकते हैं कि आपने आपके बच्चों के लिए क्या सोचा है? एटलीस्ट जरूरी नहीं कि वही करेंगे, आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक 2-3 एग्जाम्पल्स अगर हमें पता चले तो बेटर हो। यस, मेरा पार्ट मैं 7 मिनट्स में एंड कर रहा हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन जरूर लूंगा। कोई प्लीज, कोई स्टूडेंट्स? डॉक्टर, ओके, स्पेस साइंटिस्ट, फुटबॉल प्लेयर, गुड, डॉक्टर, क्रिकेटर, और लास्ट स्पेस, आईएएस ऑफिसर। देखिए फॉर एग्जांपल हम आईएएस ऑफिसर्स की बात करते हैं, ओके, काफी पॉपुलर करियर हो चुका है, और लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं ऑल ओवर इंडिया से। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं, और उसमें से सिलेक्ट होते हैं 1000। कितना? 1000। तो इसका सिलेक्शन रेशियो कितना है? लेस देन 1%। शायद वो 0.1 निकलता है जो हमने पीछे निकाला था, बट हम उसे 1% पकड़ लें एक लेमैन लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपका डायरेक्शन है आईएएस ऑफिसर्स, ओके, तो उस डेस्टिनेशन एक ही आपका आईएएस ऑफिसर, बट डायरेक्शन 2 है। फर्स्ट डायरेक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और सेकंड डायरेक्शन है स्कूल्स एग्जाम्स। तो आपको क्या लगता है, जो आईएएस जिन्होंने आंसर दिया उन्हें एक चीज तो पता होंगी कि सिलेक्शंस किसके थ्रू होने वाला है, फ्रॉम स्कूल एग्जाम, स्कूल परसेंटेज, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस? एनीवन? इसकी रियलिटी आपको पता होंगी कि आईएएस या फिर डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स, कुछ बच्चों ने बताया, तो वहां पर सब जगह जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ एक ही वे है सिलेक्शन का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देनी चाहिए, ऐसी सब जगह एक साइकोलॉजी भी प्रिपेयर हो रही है, ओके। और क्यों अभी से देनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। हमारे टाइम था कि हमने थोड़ी क्लासेस लगाए, बट स्कॉलरशिप के तो क्लासेस थे उस टाइम, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, राइट? काफी सारे पेरेंट्स ने वो क्रैक भी की थी। तो यही तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी ओलंपियाड एग्जाम्स, करेक्ट। सेकंड पार्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम्स, एनटीएससी, एमटीएससी, डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम्स, और बहुत सारी एग्जाम्स हैं। अभी कुछ पेरेंट्स के मैसेज भी मुझे आ रहे हैं कि आर्यभट्ट एग्जाम का सर कुछ पेपर भेज सकते हो क्या? आर्यभट्ट कुछ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटी एल्यूमिनी का एक एग्जाम है जो शायद नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स हैं, क्योंकि सब जगह प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो एक नहीं आता है, 10 प्लेयर आता है, और सभी का एक ही पर्पज होता है, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से फैमिलियर किया जाए, राइट? तो ये होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपको पता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, आपको क्या लगता है? हमने क्लास 10 का एक एग्जाम्पल दिया था, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई। तो ऑल 3 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे उसमें, यस। तो आपको क्या लगता है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ सीबीएसई के ऊपर अगर डिपेंड रहता था तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट एग्जाम क्यों देते थे? उनके लिए तो फिर नीट और जेडब्ल्यू बनती नहीं थी, उनके लिए तो एनटीएससी, होमी भाभा बनता ही नहीं था। इट्स मीन्स दैट चाहे आप स्टेट बोर्ड लो, आईसीएसई लो या सीबीएसई लो, तीनों बोर्ड के ऊपर कॉम्बो कर कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबस बनाकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस डिजाइन होती है। इसलिए स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को आईसीएसई के बुक्स पढ़ना पड़ता है, आईसीएसई के सीबीएसई को, और सीबीएसई के स्टेट बोर्ड को। तो आप अगर स्टेट बोर्ड में हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीबीएसई का भी एक स्टडी मटेरियल ला लीजिए और आईसीएसई का भी ला लीजिए। अगर आप आईसीएसई से बिलोंग करते हो, आप स्टेट और सीबीएसई का भी ला लीजिए, अगर आप करियर करना चाहते हो तो, क्योंकि सभी जगह करियर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ऊपर डिपेंड है। ये हम नहीं, गवर्नमेंट का रूल है, इसलिए गवर्नमेंट कह रहा है, राइट?
तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना सब्जेक्ट का चॉइस होता है। साइंस लवर्स के लिए एनएसओ है, मैथ्स लवर्स के लिए आईएमओ है, इंग्लिश लवर्स के लिए आईयूओ है, और बहुत सारे रीजनिंग की अलग है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए सिर्फ होमी भाब आती है, मेंटल एबिलिटी के लिए रीजनिंग एग्जाम अलग से आती है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। और आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्टिंग में हार्ड जाता है। उसका एक बेसिक रीजन है, 30 to 40% सिलेबस क्या होता है, स्कूल से हायर होता है, हायर सिलेबस देन स्कूल। एटलीस्ट 30%, मैक्स टू मैक्स 50% तक भी जाता है। तो बच्चों को स्कूल का प्रिपेयर कर कर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो ये वो कॉम्पिटिटिव में अच्छा स्कोर आएगा। जनरली क्या होता है, काफी बार फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने देखा है पेरेंट्स को, 4, 5 या 6 में कुछ कारणवश वो होमी भाभा लेवल 2 नहीं जा पाते, तो बोलते कॉम्पिटिटिव मुझे करना ही नहीं है, बहुत हार्ड रहता है, वो स्किप कर देता है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वो देता है, कम स्कोर आता है, मुझे करना ही नहीं है, बहुत हार्ड होता है। सेम विथ फोर्थ स्टैंडर्ड, मुझे करना ही नहीं, ओलंपियाड में मुझे मेडल ही नहीं मिला। सब जगह अगर नो मिला तो फाइनली आप नो कर देते हो और डायरेक्टली 11th-12th स्टैंडर्ड को एग्जाम में अपियर हो जाते हो। देखिए फेलियर तो आएगा ही, फेलियर नहीं आएगा तो सक्सेस कैसे मिलेगा। और ये फेलियर नहीं है, मेडल्स नहीं मिलना इट्स नॉट मीन बाय फेलियर। ओलंपियाड्स में पास और फेलियर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आपने एग्जाम देना चाहिए और आपका लॉजिक डेवलप करना चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया है। मैंने अगेन कहा नोकिया पहले मार्केट लीडर था, बाद में सैमसंग बना, तो आप भी कब बनोगे ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव की सबसे बड़ी बात है 100% ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट्स होते हैं, इसलिए स्कूल पैटर्न, राइटिंग पैटर्न वैनिश होते जा रहा है और कॉम्पिटिटिव पैटर्न फ्लरिश कर रहा है। ओके, तो कॉम्पिटिटिव में और क्या है, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्कूल के पेपर्स कौन डिजाइन करता है, स्कूल के टीचर्स और दूसरे स्कूल के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, राइट। बट ओलंपियाड के पेपर्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पेपर, आईआईटी जेडब्ल्यू के पेपर्स कौन डिजाइन करता है, ना स्कूल करती है ना कॉलेज करता है, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है। और थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सभी का थॉट प्रोसेस कर कर ऑल ओवर इंडिया के ऊपर पेपर निकालता है, ना कि अपने स्कूल के पैटर्न के हिसाब से निकालता है। प्रिंसिपल ने कह दिया कि इस बार का पेपर इजी होना चाहिए क्योंकि फीस कलेक्शन कम हो रहा है, सभी को अच्छे परसेंटेज आने दो, ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कॉम्पिटिटिव में। नो नेगेटिव मार्किंग, 1st to 10th तक जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 10th के बाद नेगेटिव मार्किंग है कुछ एग्जाम्स में, आईपीएम जैसे एग्जाम में जो सेकेंड लेवल में जाने के बाद। बट 90% एग्जाम्स ऐसी है स्कूल में जिनके ऊपर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो 11th से स्टार्ट होती है। और आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्कूल से ही कनेक्टेड है, अलग टाइप की एग्जाम्स है नहीं। अभी आ जाते हैं लास्ट 2 स्लाइड के ऊपर, क्या है 5th और 6th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड हमें लगता है जो हमारी स्टडी है 3rd और 4th स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन है, और उसी कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर कर पढ़ाया है। अगर 3rd 4th वीक रहा तो 5th पे इम्पैक्ट आता है, और 5th अगर वीक रहा तो 6th के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये सभी स्टैंडर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैं फ्रैंकली आपसे शेयर करूंगा 5th स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। 5th में मैथ्स अगर वीक रहा ना तो 6th में समझ में नहीं आता, और 6th का मैथ्स समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ 7th 8th 9th 10th में मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आता, और बच्चे 8 से ही स्टार्ट कर देते हैं मुझे मैथ्स काफी हार्ड जाता है, और मुझे पीसीएम ग्रुप नहीं लेना है, मुझे पीसीबी या फिर मुझे और कोई करियर बता दो, मुझे मैथ्स नहीं लेना। मैथ्स की शुरुआत स्टार्ट होती है 5th से, 5th हार गया तो कनेक्टेड होता है 6, और 6 तो आपको पता है कंप्लीट न्यू टॉपिक्स आते हैं, अलजेब्रा, रेशो प्रोपोर्शन, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस का डेप्थ, डेसिमल्स का डेप्थ 6 से स्टार्ट होता है। जितने भी मैथ्स हेटर हैं वो 5th और 6th में अच्छे से स्टडी नहीं करते, इसलिए उन्हें मैथ्स कभी पसंद नहीं आता। और जिन्हें 5th 6th में मैथ्स पसंद आ गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उससे मैथ्स उसका चॉइस वाला सब्जेक्ट बन जाता है। और आप सभी को पता है बेसिक फाउंडेशन, होमी भाभा, ऐसी जो लेवल एग्जाम है क्लास 6 से स्टार्ट होती है। ओके, इसलिए 6th स्टैंडर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताऊंगा पैंडेमिक सिचुएशन में आपके बच्चे हैं 5th में थे, अभी 6th में आ गए। 5th अगर आपका वीक हो गया होगा तो प्लीज 6th में रिस्क मत लीजिए। और जिन बच्चे को आप 5th में एंट्री हुई है वो तो 100% अलर्ट रहिए, एटलीस्ट मैथ्स के लिए। साइंस थियोरटिकल है, कुछ पार्ट कनेक्टेड हो जाता है आगे, बट मैथ्स कनेक्ट नहीं हो पाता। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो। और उसका प्रॉब्लम क्या आता है, पीसीबी भी ग्रुप ले लिया तो मैथ्स वीक रहने की वजह से क्लास 11 12 में एक सब्जेक्ट सबसे बड़ा इंपैक्ट कर देता है। कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स। क्यों, फिजिक्स का और मैथ्स का क्या रिलेशन है, कोई बताएंगे चैट बॉक्स में। फिजिक्स का और मैथ्स का एक ही रिलेशन है,
फिजिक्स में एक पार्ट आता है जहां पर मैथ्स की सबसे बड़ी हेल्प लगती है, और वो पार्ट है प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स। अगर वहां पर हमारी नैया पार नहीं हुई तो हम पीसीबी में भी अटक जाते हैं। इसलिए मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसा हमें लगता है, चाहे आप बायो करियर कीजिए या फिर आप इंजीनियरिंग करियर कीजिए। तो मेजर हर्डल्स क्या है बच्चों को जो अपने करियर से दूर रख रहे हैं या फिर उनका स्कोर नहीं आ पा रहा है, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉम्पिटिटिव हो? लेजीनेस, डिसकंटिन्यूटी, कोई भी चीज स्टार्ट कर देता है और फिर स्टॉप कर देता है। यस, आप इसे मार्क दे सकते हो खुद को आउट ऑफ 10, तो बच्चों को पता चलेगा लेजीनेस, आलस, मुझे नहीं करना है, मुझे बिल्कुल चीज पसंद ही नहीं है, मैं बाद में करूंगा। तो ये बड़ा एक परेशान करने वाला पार्ट है लेजीनेस। डिसकंटिन्यूटी, कोई पार्ट स्टार्ट करेंगे और बाद में स्किप कर देंगे, बोर हो गया मैं उससे। रॉन्ग गाइडेंस, चाहे मैथ्स में हो साइंस में हो। टाइम मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ओलंपियाड्स में काफी सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं जहां पर 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। यहाँ पर है टाइम मैनेजमेंट। और गोल डिसाइड अगर ना हो कि हमें करना क्या है, तो ये कुछ मेजर हर्डल है बच्चों को करियर से, अच्छा करियर करने से रुका रहा है। करियर तो सभी का बनता है, बट अच्छा करियर अच्छा है ना, बाय इंटरेस्ट वाइज और बाय मनी वाइज, दोनों भी चीजें मैटर करती है। सिर्फ मनी इंपॉर्टेंट नहीं है या सिर्फ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, हमें लगता है। एक शॉर्ट में 30 सेकंड में बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कितनी कॉम्पिटिशन है। 8 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कितने फिफ्थ रेट के, देखिए ना कितना विरोधाभास है, कितना डिफरेंस है। 8 लाख बच्चे क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो फिफ्थ रेट में है। और उसके नेक्स्ट ईयर कौन सी एग्जाम है 6 और 9 के लिए, होमी बाबा। तो आपको क्या लगता है, अवेयरनेस बढ़ रहा है तो 8 लाख के 10 लाख हो जाने चाहिए थे। तो होमी बाबा कितने स्टूडेंट्स देते हैं महाराष्ट्र में से 6 और 9 की, सिर्फ 60,000। 7,40,000 बच्चे एग्जाम ही नहीं देते होमी बाबा की, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 8 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। इसमें भी 5,000 सिलेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल के लिए, और उसमें से 500 बाल वैज्ञानिक बनते हैं। एनटीएससी, मैंने आपको एक फिगर बताई महाराष्ट्र की, कितने स्टूडेंट है 10th में, 17 लाख स्टेट बोर्ड, और बाकी के हम पकड़ लेते हैं 2-3 लाख, तीनों सब बोर्ड मिलकर, तो 20 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं, सिर्फ 1 लाख। 1 लाख 95,000 बच्चों ने लास्ट ईयर एनटीएससी दी थी, सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स एनटीएससी दे रहे हैं। इसका मतलब अभी भी कॉम्पिटिटिव का अवेयरनेस काफी कम है, क्योंकि बच्चों को स्कूल सिलेबस इतना हार्ड जा रहा है कि वो कॉम्पिटिटिव की तरफ देख ही नहीं पा रहा है, या पेरेंट्स अवेयर नहीं है, उनका कंपैरिजन काफी बार सिर्फ परसेंटेज से हो रहा है, ना कि कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव का सक्सेस ना इतने अर्ली दिखाई नहीं देता, लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। और सभी को शॉर्ट टर्म का एक, सबका एक मेमोरी होता है कि शॉर्ट टर्म गेन क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। 774 स्टूडेंट लेवल 1 के लिए सिलेक्ट होता है, और सभी स्टेट के सिलेक्ट होकर फाइट करते हैं, तो सिर्फ 2,000 बच्चों को फाइनल एनटीएससी मिलता है। इसका मतलब स्कॉलरशिप में 8 लाख बच्चे बैठे थे, 36,000 बच्चे को अवार्ड मिलता है। इसका मतलब सब जगह 5% to 10% बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। कितना, 5% to 10%। इससे भी डरावना एक पिक्चर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये आज की प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड है, क्योंकि जो हमने टाइम कमिटेड किया था वो हो गया है। आईआईटी इंजीनियरिंग में कितने बच्चे एग्जाम अपियर कर रहे हैं, किसी को फिगर दिख रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये ट्रूथ है, सिर्फ 16,000। कितने सीट्स हैं, सिर्फ 16,000। और आपने सुना है आईआईटी में अगर 8,000 या 10,000 रैंक आता है तो वो स्टूडेंट आईआईटी चूज नहीं करता, क्योंकि वो न्यू कॉलेजेस होते हैं आईआईटी। ओके, जनरली वो 5,000, बिलो 5,000 वाले कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं। तो 16,000 सीट्स है और 10 लाख स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं, 10 लाख। ओके, एवरी ईयर्स। तो कितने परसेंट सिलेक्शन है, एक्चुअली सिलेक्शन है तो रिजेक्शन टेस्ट है। 99% स्टूडेंट रिजेक्ट होता है और सिलेक्ट होते हैं 1 और 2%। तो आपको क्या लगता है, ये सिलेक्शन टेस्ट है कि रिजेक्शन टेस्ट है? 100 स्टूडेंट आए और एक स्टूडेंट को लिया गया, तो इट्स सिलेक्शन और रिजेक्शन टेस्ट? एनी रिप्लाई? यस, ये कॉम्पिटिशन बढ़ने वाली है 5 ईयर्स के बाद। इट्स रिजेक्शन और सिलेक्शन। मुझे तो रिजेक्शन टेस्ट लगता है, क्योंकि सिलेक्ट करना है एक को, रिजेक्ट करना है 99 को। तो रिजेक्शन है, जितनों को चाहे उतनों को रिजेक्ट करो,
चाहे कितना भी अच्छा क्यों पढ़ाई में क्यों ना हो, उसको रिजेक्ट करो, उसको लो मत, क्योंकि जगह एक ही है, सीट्स एक ही है। तो दिस इज आईआईटी। ओके। और आजकल सभी बच्चों के मुंह पर एक कॉमन वर्ड है, हमें आईआईटी करना है, एग्री। बट उसके लिए हार्डवर्क कितना करना पड़ेगा, 99 बच्चों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और आप विदाउट कॉम्पिटिटिव कैसे कर सकते हो? नीट एमबीबीएस में 83,000 सीट्स हैं। कितने एमबीबीएस? पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड-19 में मैक्सिमम फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट आया है, और काफी सारे बच्चों ने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं एमबीबीएस बनूंगा, क्योंकि वो लोगों की जान बचाता। हमारे घर पे भी वो इंसिडेंस हुआ, जिस वजह से एमबीबीएस किसी ने उसका ऊपर काफी वर्कआउट किया। तो काफी सारे बच्चों का भी ड्रीम बन गया है डॉक्टर्स। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी नीड काफी है सोसाइटी को। तो बट नीट कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं? 15 लाख स्टूडेंट्स। 15 लाख में से 83,000। इसका मतलब ये भी रिजेक्शन टेस्ट है। 95% बच्चे रिजेक्ट होते हैं, सिर्फ 5 to 6% सिलेक्ट। बाप रे सर, बहुत टफ हो गया है करियर। करियर टफ नहीं हुआ है, सिस्टमेटिक है। अभी से अगर वर्कआउट करोगे तो सिलेक्शन आसान है। अभी से जो स्टूडेंट्स वर्कआउट नहीं करते उनके लिए जर्नी काफी टफ बन जाती है, और फिर बोला जाता है नहीं यार वो तो काफी टफ ही था। ऐसा नहीं है, अभी से वर्कआउट करो। लॉजिक अगर अभी से शार्प होगा ना, तो डेस्टिनेशन आपके पास है। सिंपल सा है, आपको करना क्या है कि ये क्राउड दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्राउड दिख रहा है, पब्लिक दिख रही है जो मैं अभी स्लाइड पे दिख रही है। हाँ, कलर अलग होगा उनका, बट पब्लिक ही है। यस, विजिबल टू ऑल। इस पब्लिक में से आपको ना खुद को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि सीट्स एक ही है, और ये 100 का क्राउड है या 10 लाख का क्राउड है, जहां पर 16,000 लेने वाला है। आपको क्या करना होगा अगर आपको खुद को डिफ्रेंशिएट करना हो तो? क्या करना होगा खुद को डिफ्रेंशिएट करना है इस क्राउड में? तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। आपको करना होगा दूसरों से एक्स्ट्रा, चाहे वो 5% क्यों ना हो, या 10% क्यों ना हो, या 1% क्यों ना हो। दूसरों से 5 to 10% अगर आप एक्स्ट्रा कर लोगे, और कितना परसेंट आगे करना है दैट इज योर डिसीजन। बट अगर आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो आप यहाँ पर दिखाई दोगे, इधर इधर, ये इधर इधर, और यहाँ पर जो दिखना चाहिए आप यहाँ पर 100% नहीं दिखोगे। तो दूसरों से एक्स्ट्रा अगर कर लोगे ना, आपको पता है वो 100 मीटर की रेस होती है या 500 मीटर की रेस होती है, उसमें कितने सेकंड का डिफरेंस आता है? सेकंड का भी 10 पार्ट या 1/10 सेकंड का। ओके, उससे भी कम डिफरेंस से वो कंपटीशन जीती जाती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएंगी और आप दूसरों से खुद को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। इसलिए एक्स्ट्रा करना जरूरी है, और आपके क्वेश्चन आंसर भी हमें लेना जरूरी है।